गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सबका एजुकेशनल प्लेटफॉर्म गुरुकुल बाय विकास में स्वागत है। तो दोस्तों आज है 29 अगस्त और हम आज के इम्पॉर्टेंट करंट को डिस्कस करेंगे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं 29 अगस्त के इम्पॉर्टेंट करंट को। ठीक है, देखिए आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एप्पल का नया वित्त प्रमुख नामित किया गया है। एप्पल का नया वित्त प्रमुख किसे नामित किया गया है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवन पारेख। केवन पारेख को जो है वो एप्पल का नया वित्त प्रमुख नामित किया गया है। किसके जगह पे, तो लूका मेस्त्री के जगह पे जो है एप्पल का नया वित्त प्रमुख केवन पारेख को नामित किया गया है। ओके, देखिए एप्पल ने भारतीय मूल के, ये भारतीय मूल के हैं केवन पारेख, भारतीय मूल के केवन पारेख को नया वित्त प्रमुख नामित किया है। किसे नामित किया है, तो केवन पारेख को। और ये किसका स्थान लेंगे, तो वह कंपनी के दिग्गज लूका मेस्त्री का स्थान लेंगे। ठीक है, अब वो अपना कार्यभार यानी कि जो पद है कब से संभालेंगे, तो वह 1 जनवरी 2025 से अपनी भूमिका संभाल लेंगे। यानी कि वित्त प्रमुख का जो कार्यभार है, जो इनका पद होता है, वो 1 जनवरी 2025 से ये संभाल लेंगे। ओके, अब आइए एक बार एप्पल के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी सन 1976 में। इसके फ़िलहाल में सीईओ कौन है, तो इसके सीईओ टिम कुक हैं। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो कैलिफोर्निया में है। देखिए एप्पल कहाँ की कंपनी है, तो एप्पल एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। कहाँ की कंपनी है, तो एप्पल जो है अमेरिका की एक मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय जो है कैलिफोर्निया में है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हम डेली सीरीज के थ्रू डिस्कस करते हैं। आइए उसको एक बार हम डिस्कस करें। पहला क्वेश्चन है कि दुर्घटना हॉट स्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य या यूटी बना है। कौन हो जाए, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंजाब। पंजाब जो है दुर्घटना को हॉट स्पॉट करने वाला पहला राज्य जो है वो बना है। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से है कि उत्तर प्रदेश का पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जो है वो किस नदी पर अवस्थित किया गया है। ठीक है, किस नदी पर अवस्थित है, तो यूपी का जो पहला फ्लोटिंग रेस्टोरेंट है वो प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद के किस नदी पर, तो यमुना नदी पर जो है इसे अवस्थित किया गया है। किस नदी पर, तो प्रयागराज के यमुना नदी पर जो है इस पहले फ्लोटिंग रेस्टोरेंट को स्थापित किया गया है या अवस्थित किया गया है। एक चीज़ और इसमें जान लीजिए कि इस रेस्टोरेंट जो है इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो इस रेस्टोरेंट का उद्घाटन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा इसका उद्घाटन जो है वो किया गया है। ओके, चलिए देखिए आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों देखिए रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ जो है वो सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसे, सतीश कुमार को नियुक्त किया गया है। किसकी जगह पे, तो जय वर्मा सिन्हा की जगह पर सतीश कुमार को जो है वो रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। ओके, चलिए इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। देखिए भारतीय रेलवे ने 1986 बैच के रेलवे इंजीनियर सतीश कुमार को रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। किसे, तो 1986 बैच के सतीश कुमार को, जो कि इंजीनियर रह चुके हैं, नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। इनके नियुक्ति के साथ एक इतिहास कायम हुआ है कि 119 साल के रेलवे के इतिहास में वो पहले अनुसूचित जाति से यानी कि पहले दलित होंगे जो रेलवे ऑर्गेनाइजेशन को लीड करेंगे। यानी कि रेलवे के 119 साल के इतिहास में पहले अनुसूचित जाति के पर्सन हैं जो रेलवे को लीड करेंगे, यानी कि रेलवे के अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त होंगे। ठीक है, अब देखिए सतीश कुमार जी जो हैं वो जय वर्मा सिन्हा की जगह लेंगे। जय वर्मा सिन्हा से एक और करंट यहाँ पे बनता है कि वह रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ भी हैं। ठीक है, जय वर्मा सिन्हा जो कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला सीईओ हैं, ये सतीश कुमार जी जय वर्मा सिन्हा का स्थान लेंगे। ठीक है, और ये अपना कार्यभार कब से संभाल लेंगे, तो ये 1 सितंबर से ये अपना कार्यभार संभाल लेंगे। ओके, अच्छा इनका कार्यकाल कितने साल तक रहेगा, तो जैसा कि जय वर्मा सिन्हा की जगह सतीश कुमार जी को
रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। ये 1 सितंबर से अगले 1 साल तक के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर बने रहेंगे। ठीक है, अगले 1 साल के लिए 1 सितंबर से अगले 1 साल के लिए रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के पद पर ये कायम बने रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा कहाँ पर भारत पार्क बनाने की घोषणा की गई है। भारत द्वारा भारत पार्क को कहाँ पर बनाने की घोषणा की गई है। तो दोस्तों देखिए, ये जो भारत पार्क है ना, ये कहाँ पे बनाया जाएगा। तो ये भारत पार्क जो है वो संयुक्त अरब अमीरात में इसे बनाने की घोषणा की गई है। कहाँ पर, तो संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में इस भारत पार्क को भारत द्वारा, भारत गवर्नमेंट द्वारा बनाने की घोषणा की गई है। ओके, अब ये जो भारत पार्क जो भारत द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में बनाया जाएगा, इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, इस पार्क को बनाने का उद्देश्य है कि भारतीय वस्तु, जो वहाँ के लोग हैं वो भारतीय वस्तु खरीद सकें। इस भारतीय वस्तुओं को, जो ये पार्क बनेगा तो पार्क में भारतीय वस्तुओं को रखा जाएगा ताकि यहाँ के जो लोग हैं वो भारतीय वस्तुओं को खरीद सके। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में आईआईटी मद्रास ने श्रीलंका के किस स्थान पर अपना पहला विदेशी कैंपस खोलने का फैसला किया है। कहाँ पे, तो श्रीलंका के किस स्थान पर अपना विदेशी कैंपस आईआईटी खोलेगा, तो कैंडी में। कहाँ पे, कैंडी में जो है, कैंडी में जो है वो आईआईटी मद्रास द्वारा जो है वो कैंपस खोला जाएगा श्रीलंका के कैंडी में। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का कि हाल ही में नॉटिंग हिल कार्निवल महोत्सव का वार्षिक आयोजन कहाँ किया गया है। नॉटिंग हिल कार्निवल एक वार्षिक महोत्सव होता है, उसका आयोजन जो है वो लंदन में किया गया है। कहाँ पे, ब्रिटेन के लंदन में जो है और नॉटिंग हिल कार्निवल महोत्सव का आयोजन जो है किया गया है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन की राजधानी लंदन में नॉटिंग हिल कार्निवल महोत्सव का वार्षिक आयोजन किया गया है। ये प्रतिवर्ष होने वाला आयोजन है, इसे इस बार जो है वो ब्रिटेन की राजधानी लंदन में आयोजित किया गया है। ठीक है, अब इस महोत्सव का मकसद क्या है जो प्रतिवर्ष किया जाता है। तो इस महोत्सव का मकसद क्या है, तो देखिए 1966 से जारी इस कार्निवल महोत्सव का मकसद अफ्रीकी कैरिबियाई समुदायों द्वारा अपनी संस्कृति और परंपराओं को बढ़ावा देना है। एक तरह से समझिए कि अफ्रीकी कैरिबियाई समुदायों द्वारा अपने संस्कृति को बचाए रखने के लिए, उन्हें बढ़ावा देने के लिए इस महोत्सव का आयोजन प्रतिवर्ष जो है वो किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है इसका महोत्सव, इस महोत्सव का आयोजन, तो देखिए इस महोत्सव का जो आयोजन है अगस्त की आखिरी सोमवार, यानी कि इस बार पड़ा 26 अगस्त को। ठीक है, अगस्त की आखिरी सोमवार और सितंबर के पहले सोमवार को आयोजित किया जाता है। जो ये कार्निवल महोत्सव जो है, नॉटिंग हिल कार्निवल महोत्सव, इसका आयोजन जो है प्रतिवर्ष, आप कह सकते हैं प्रतिवर्ष अगस्त के आखिरी सोमवार को और सितंबर के पहली रविवार को आयोजित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए नेक्स्ट है, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 45वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया। तो यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति के 45वां सत्र का जो आयोजन है वो कहाँ पे किया गया था, हमारी राष्ट्रीय राजधानी न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, कहाँ पे, तो न्यू दिल्ली में इस विश्व धरोहर समिति के 45वें सत्र का आयोजन किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि भारत और किस अन्य देश ने मिलकर ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया की घोषणा की है। भारत और किस देश ने मिलकर ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया की घोषणा की है, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डेनमार्क। भारत और डेनमार्क ने मिलकर ग्रीन फ्यूल अलायंस इंडिया की घोषणा की है कि दोनों लोग मिलकर ग्रीन फील्ड अलायंस करेंगे, भारत और डेनमार्क। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का
कि राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए उत्तर प्रदेश से किन शिक्षकों के नाम की घोषणा की गई। अभी राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 जो है वो 5 सितंबर को प्रदान किया जाएगा। इसके लिए पूरे भारत से टोटल 50 शिक्षकों को नामित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश से भी 2 शिक्षकों के नाम को नामित किया गया है। उसमें कौन कौन है, एक तो है श्याम प्रकाश मौर्य और दूसरे हैं रविकांत द्विवेदी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। श्याम प्रकाश मौर्य और रविकांत द्विवेदी जो है उत्तर प्रदेश के 2 शिक्षक हैं जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए नामित किया गया है। ठीक है, चलिए डिटेल से जानते हैं। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 के लिए देश भर से टोटल 50 शिक्षकों के नाम की घोषणा की गई। ठीक है, अब इसमें से जो है उत्तर प्रदेश से प्रतापगढ़ के उत्तर प्रदेश में से 2 शिक्षकों को नामित किया गया। पहला है प्रतापगढ़ से श्याम प्रकाश मौर्य को और मिर्ज़ापुर से रविकांत द्विवेदी को शामिल किया गया। इनके ज़िले जो हैं प्रतापगढ़ से श्याम प्रकाश मौर्य और मिर्ज़ापुर के रहने वाले रविकांत द्विवेदी, जिन्हें राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया जाएगा यूपी से। ठीक है, इन्हें कब ये सम्मान दिया जाएगा, तो इन्हें शिक्षक दिवस के अवसर पर 5 सितंबर को विज्ञान भवन नई दिल्ली में पुरस्कृत किया जाएगा। कब, 5 सितंबर को शिक्षक दिवस जब मनाया जाता है तो नई दिल्ली के विज्ञान भवन में इन्हें सम्मानित किया जाएगा। ओके, अब देखिए इन्हें पुरस्कार के तौर पर, पुरस्कार राशि के तौर पर क्या प्रदान किया जाएगा, तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए चयनित इन दोनों शिक्षकों को या जो भी जितने भी शिक्षक हैं, ये तो यूपी से हैं, उनको पुरस्कार के तौर पर 50-50 हज़ार रुपये के नगद पुरस्कार के साथ साथ चांदी का मेडल व एक प्रशस्ति पत्र यानी प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। सीधी सी बात है, यूपी से 2 लोग नामित हुए, प्रतापगढ़ के श्याम प्रकाश मौर्य जी और मिर्ज़ापुर से रविकांत द्विवेदी जी, जिन्हें 5 सितंबर को जो है नई दिल्ली में विज्ञान भवन में 50-50 हज़ार रुपये, एक चांदी के मेडल और एक प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज में हमारा अगला क्वेश्चन है कि सक्सेस मासरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। सक्सेस मासरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो दोस्तों सक्सेस मासरा को जो है वो चाड गणराज्य का, कहाँ का, तो सक्सेस मासरा को चाड गणराज्य का जो है वो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। याद करते रहिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो वो हमने आपके लिए लाया है और ये इससे हमारा रिवीजन भी होता रहेगा, तो आप इसे कंफर्म याद करते रहिएगा। सक्सेस मासरा को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है, तो चाड गणराज्य का। ओके, अब देखिए नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो बिम्स्टेक का नया महासचिव किसे चुना गया है, तो भारत के ही हैं ये, उनका नाम क्या हो जाएगा, इंद्रमणि पांडे। कौन, तो इंद्रमणि पांडे को जो है वो बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। किसे नियुक्त किया गया है, तो इंद्रमणि पांडे को बिम्स्टेक का नया महासचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है कि किस देश ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ठीक है, किस देश द्वारा हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है, तो किर्गिस्तान। कौन, किर्गिस्तान ने हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक जो है वो घोषित किया है। किर्गिस्तान ने जो है हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज की सीरीज का। हाल ही में किस राज्य के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। जो जायस रेलवे स्टेशन था उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तो जायस रेलवे स्टेशन का जो नाम है उसे बदलकर जो है गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। वो किस राज्य का है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के जायस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर जो है वो गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया है। वैसे रेलवे बोर्ड ने टोटल 8 लखनऊ मंडल के टोटल 8 रेलवे स्टेशन के नाम को बदला है। ठीक है, रेलवे बोर्ड में उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशनों के नाम को बदला गया है। एक बार उसके हम नाम को देख लेते हैं। फुर्सतगंज, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, तपेश्वरनाथ धाम। वजीरगंज, जिसका नाम बदलकर कर दिया गया है अमर शहीद भाले सुल्तान। ठीक है,
अकबरगंज जिसका नाम बदलकर क्या किया गया है, माँ अहोरवा भवानी धाम। निहालगढ़ जिसका नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी कर दिया गया है। मिसरौली माँ कालिकन धाम, ठीक है। बनी रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर स्वामी परमहंस धाम कर दिया गया। जायस रेलवे स्टेशन जिसका नाम बदलकर गुरु गोरखनाथ धाम कर दिया गया। और कासिमपुर हाल्ट जिसका नाम बदलकर जायस सिटी कर दिया गया है। ये टोटल लखनऊ मंडल के 8 रेलवे स्टेशन है जिनका नाम जो है वो चेंज किया गया है। ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा कि जारी आंकड़ों के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 वर्षों में खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी है। अभी जो जनधन योजना 2014 में शुरू हुई थी 28 अगस्त को, उसके 10 साल पूरे हो गए। तो इन 10 सालों में कहा, यहाँ पे पूछा गया कि इन 10 सालों में कितने करोड़ खाते खुले हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 10 वर्षों में खोले गए खातों की कुल संख्या कितनी है, 53.13 करोड़। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 53.13 करोड़ खाते जो हैं वो खोले गए हैं जनधन योजना के थ्रू 10 सालों में। ओके, चलिए समझते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जनधन योजना के 10 वर्ष पूरे हो गए हैं और 10 वर्ष पूरे होने पर इस योजना के तहत खोले गए खातों की जो कुल संख्या है वो कितनी दर्ज की गई है, 53.13 करोड़ जो है वो खाते जो हैं इतने खोले गए हैं। ओके, अब देखिए, वित्त मंत्रालय के ने जो आंकड़ा प्रस्तुत किया है, तो वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार इसके तहत खोले गए खातों में से, यानी कि टोटल 53.13 करोड़ खाते खोले गए हैं, इसमें से 29.56 करोड़ खाते महिलाओं के नाम से, यानी कि लगभग आधे से अधिक का जो आंकड़ा है वो खातों में महिलाओं के नाम से, यानी कि कितने 29.56 करोड़ खाते इसमें महिलाओं के नाम से। अच्छा, अब देखिए, जो 51.13 करोड़ खाते खोले गए हैं, उसमें से जो उसका 66.6% है वो ग्रामीण खाते हैं और छोटे शहरी इलाकों में खोले गए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि कुल खाते जितने खोले गए हैं उसमें से 66.6% खाते जो हैं ग्रामीण और छोटे शहरी इलाकों से खोले गए। मतलब कि जो पहले ग्रामीण के लोग बैंकों में जाने से डरते थे कि उनका पैसा शायद ना मिले या लूट लिया जाए, उनके मन में विश्वास आया और 66.6%, सोचिए कि इतने लोग ग्रामीण और जो छोटे शहरी इलाके के लोग हैं उन्होंने जनधन अकाउंट खोला है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और यहाँ पे है कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 14 अगस्त तक जनधन खाते में कुल 23 लाख करोड़ रुपए जमा हैं। अब तक 14 अगस्त का ये टोटल आंकड़ा है। 14 अगस्त तक जो जनधन खाते में टोटल बैलेंस है 53.13 करोड़ खाते का, वो कितना है 2.3 लाख करोड़ रुपए, ये टोटल बैलेंस है जनधन खाते का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जनधन योजना के तहत अब तक 36.14 करोड़ रुपए कार्ड जारी किए जा चुके हैं इस योजना के तहत। ओके, अब एक चीज़ और यहाँ पे घोषित किया गया है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत 3 करोड़ खाते खोलने का लक्ष्य भी रखा गया है। ये 2024-25 जो वित्तीय वर्ष चल रहा है, इस वित्तीय वर्ष में पार्टिकुलरली 3 करोड़ जनधन खाते खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ओके, इसका शुभारंभ कब हुआ था? तो इसका शुभारंभ जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 28 अगस्त 2014 को किया गया था, यानी जनधन खाते की शुरुआत की गई थी। किस उद्देश्य से? तो वित्तीय समावेश के उद्देश्य से। ठीक है, अभी तो फिलहाल खड़गे जी ने ये कहा है कि ये जो जनधन खाते हैं ये जो गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट लूटने के मकसद से खोली है कि जो खाते हैं उन्हें सीज किया जाए और उनका पैसा जो है वो लूट लिया जाए। खैर, ये राजनीतिक बातें हो गई। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई? किस राज्य द्वारा? देखिए, महिलाओं की न्यूनतम वर्ष जो है वो 18 वर्ष थी,
लेकिन इस राज्य सरकार द्वारा, किस राज्य सरकार द्वारा, तो हिमाचल प्रदेश की गवर्नमेंट जो है उसने अपने राज्य में महिलाओं के लिए विवाह की जो न्यूनतम आयु है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिए। कितने वर्ष? 21 वर्ष कर दिए। ठीक है, समझिए, हिमाचल प्रदेश राज्य के विधानसभा में महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष करने के लिए विधेयक पेश किया गया, एक विधेयक पेश किया गया और उस विधेयक को ध्वनिमत से पारित भी कर दिया गया। यानी कि अब हिमाचल प्रदेश में जो लड़कियों की विवाह जो है न्यूनतम 18 वर्ष पे जो लागू है उसे बढ़ाकर 21 वर्ष कर दिया गया। ओके, देखिए इसका उद्देश्य क्या है? सीधी सी बात है, इसका उद्देश्य लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। और सीधी सी बात आप समझो, जब 21 साल पे लड़कियों की शादी होगी तो वो लगभग ग्रेजुएशन तो कर ही लेंगी। इससे पहले ग्रेजुएशन तो कर, अच्छा है 21 साल किया गया है तो हमें, मेरे अनुसार तो ये उचित उनका निर्णय है कि इसका उद्देश्य लैंगिक समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ावा देना है। ठीक है, अभी देखिए ये जो विधेयक है इसे किससे, पहले ये जान लीजिए ये किसके द्वारा पेश किया गया, तो महिला सशक्तिकरण मंत्री धनीराम शांडिल द्वारा इसे विधानसभा में, उस राज्य की विधानसभा में पेश किया गया और ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। ठीक है, इनका नाम हम याद रखें, धनीराम शांडिल द्वारा। ठीक है, अब देखिए यह विधेयक जो है बाल विवाह अधिनियम 2006 में संशोधन करके बनाया गया है। बाल विवाह अधिनियम 2006 क्या है? बाल विवाह अधिनियम 2006 जो है इसे 1 नवंबर 2007 को लागू किया गया था, जिसमें बताया गया था कि जो न्यूनतम विवाह है लड़कियों की 18 वर्ष और लड़कों की 21 वर्ष लागू होगी। इससे कम उम्र के विवाह को बाल विवाह के अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 में संशोधन करके इसे 21 वर्ष कर दिया गया है। ओके, ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग के 9वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग के जो 9वीं बैठक का आयोजन है वो भारत में ही किया गया। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में। कहाँ पे? तो न्यू दिल्ली में जो है वो भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग के 9वीं बैठक का आयोजन किया गया। किसकी अगुवाई में? तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी के अगुवाई में किया गया। समझते हैं। भारत यात्रा पर आए ब्राज़ील के विदेश मंत्री मौरो वियरा, याद रखेंगे इनका नाम, ब्राज़ील के विदेश मंत्री मौरो वियरा के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर की भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक जो है नई दिल्ली में संपन्न हुई। ठीक है, अब ये भारत ब्राज़ील विदेश मंत्रियों की जो भारत ब्राज़ील संयुक्त आयोग की 9वीं बैठक है वो नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसमें कौन कौन से शामिल थे? तो भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और ब्राज़ील के विदेश मंत्री मौरो वियरा। किसकी अगुवाई में संपन्न हुआ? तो एस जयशंकर जी के अगुवाई में संपन्न। इंपॉर्टेंट यहाँ पे है कि विदेश मंत्री पूछ सकता है ब्राज़ील का, तो विदेश मंत्री मौरो वियरा। ठीक है, अब देखिए एक और बैठक अभी संपन्न हुई है कल ही बुधवार को। इसके साथ ही एस जयशंकर जी की अगुवाई में भारत और चिली संयुक्त आयोग की बैठक भी आयोजित की गई। की जाएगी नहीं, की गई, संपन्न हो गई है तो की गई है। भारत और चिली संयुक्त आयोग की बैठक भी एस जयशंकर जी के अगुवाई में नई दिल्ली में ही आयोजित की गई। अब चिली के विदेश मंत्री कौन है? तो अल्बर्टो वान क्लावेरेन। कौन? अल्बर्टो वान क्लावेरेन जो हैं वो चिली के विदेश मंत्री हैं। इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि जो दोनों संयुक्त बैठकें हुई हैं वो भारत ब्राज़ील संयुक्त बैठक ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुई। भारत चिली संयुक्त बैठक ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुई। दोनों की अगुवाई किसने किया? संयुक्त बैठकों की अगुवाई जो है एस जयशंकर जी ने किया है। और दोनों के विदेश मंत्री, दोनों देशों के, तो ब्राज़ील के विदेश मंत्री और चिली के विदेश मंत्री, ये इंपॉर्टेंट है, हम इन्हें ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में किसे एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? एनएसजी का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों देखिए एनएसजी का नया महानिदेशक जो है वो बी श्रीनिवासन, किसे? बी श्रीनिवासन को एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ओके, ये राजगीर में, बिहार के राजगीर में ये जीजी के पद पे थे। हाँ,
ठीक है। तो हाल ही में किसे एनएसजी का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? तो बी श्रीनिवासन को। सतीश कुमार जी को तो अभी हमने पढ़ा, रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया गया है। आनंद कुमार कोरियाई पर्यटन का एम्बेसडर नियुक्त किया गया। तेगवीर सिंह 5 वर्षीय बालक जिन्होंने किलिमंजारो पर्वत पर भारतीय तिरंगा का ध्वजारोहण किया। ठीक है, किलिमंजारो पर्वत को फतह किया, पार किया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। अच्छा, तो दोस्तों आज के लिए जो भी इम्पोर्टेंट करंट थे उन सबको हमने डिटेल में और अच्छे से डिस्कस किया। उसके साथ साथ जो प्रीवियस क्वेश्चन है वो भी हम रिवाइज करने का काम इस करंट अफेयर के साथ कर रहे हैं। सो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारा सेशन पसंद आता हो दोस्तों आप ज़रूर देखें, पूरा वीडियो देखें, क्योंकि अच्छे तरीके से एक एक चीज़ों को बारीकी से बताया गया है। सो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल बाय विकास को लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब करके इसे अपने कोई भी ग्रुप हो आपका उसमें ज़रूर शेयर कर दें ताकि सबके तक ये चीज़ें पहुँचे। सो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल फिर से आपके लिए नए क्वेश्चन के साथ, नए सेशन के साथ। तब तक आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।